नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आप देखेंगे तो एडिटोरियल की तरफ से आपको देखिए बुक निकाला गया है ना, बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। दोस्तों किताब जो है आपका मार्केट में अवेलेबल है, तो आप सब लोग चाहें तो किताब मार्केट से बाई कर सकते हैं। ये आपका 2025 का एडिशन आपका देख सकते हैं निकाला गया है। और ये देखिए आपका बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कलर चेंज करें ताकि आपको दिख पाए। उसके बाद बीएसएससी के लिए है, बिहार एसआई के लिए है, बिहार शिक्षक, बिहार पुलिस जो आपका एग्जाम होने वाला है, बिहार के अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपका जो है किताब ये आपका उपयोगी है। तो ये किताब में देखेंगे तो आपको जो है 53 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 21 से लेकर के सेट नंबर जो है 30 तक हम जो है इसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए इसका हम इंडेक्स देख लेते हैं। दोस्तों जब इसका विषय सूची आप देखेंगे तो जो आज का हमारा वीडियो जैसे आप देखेंगे तो हम सेट नंबर 1, 2 ये सब देखेंगे तो आपका मैंने अपलोड कर दिया है। आप नहीं देखें जाकर के देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 21 से लेकर के, है ना, सेट नंबर 21 ये सब सारा वीडियो देखेंगे और सेट नंबर जो है 30 तक हम देखने का प्रयास करेंगे। और प्रीवियस ईयर वाले भी सेट में भी आज हम जाएंगे, मतलब प्रीवियस ईयर के जो सेट होगा आज हम 2 सेट इसी वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे तो 2 वीडियो आपका और आएगा, 2 वीडियो में जो है इसको किताब को हम समाप्त कर देंगे। तो चलिए वीडियो को सेट नंबर हम 21 से देखेंगे। और इसके पहले की बात करते हैं तो आपका देखिए 1 से लेकर के 20 प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप उसको अगर नहीं देखें जाकर के देखिए, मैंने जो है इसका प्रॉपर बिहार स्पेशल का जो है एक प्लेलिस्ट बना देंगे, आप इसको जो है चेकआउट कर लीजिएगा और आराम से जब चाहे तब जो है आप इसको रिवीजन के तौर पे वीडियो देख सकते हैं। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, कलर चेंज करते हैं। देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है आपका प्रस्तुत किया गया है, इनमें से किसके द्वारा जो है आपका प्रस्तुत किया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे पहले का तो आपका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सम्राट चौधरी होगा आंसर। क्या होगा, सम्राट चौधरी। अगला है कि बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 12 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा में कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। तो कौन सा पेश किया है, तो 18वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 18वां। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने परसेंट की। तो यह हुआ है 13.9% का हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13.9। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है। देखिए वर्तमान मूल्य की बात करते हैं तो हो जाएगा 59,637 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय यानी स्थिर मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो ये कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है, तो ये आपका 9% का वृद्धि हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9% का। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य के वास्तविक प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितना है। देखिए स्थिर मूल्य की बात करते हैं ये आपका 35.19% होगा, 35.9 माफ कीजिएगा थोड़ा सा हम गलत पढ़ रहे हैं, 35,119 होगा। क्या होगा, 35,119। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर मुद्रास्फीति दर सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 5.5% थी। इस अवधि में मुद्रास्फीति दर ग्रामीण क्षेत्रों में 5.5% और शहरी क्षेत्रों में 5.6 था। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 7वें का सी सही होगा। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, है ना, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो ये बढ़ा है आपका 10.6% बढ़ा है, ऑप्शन नंबर बी होगा 10.6%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। तो ये आपका है 15.5% है, ऑप्शन नंबर डी होगा 15.5%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है। तो वर्तमान मूल्य की बात करते हैं तो 7.5 लाख करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा 7.5 लाख करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद कितना मूल्य पर रहा है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 4.4 लाख करोड़ जो है इसका सही हो जाएगा, 4.4 लाख करोड़। आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार गत 5 वर्षों में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि
बिहार में कितना परसेंट रहा है? तो ये रहा है आपका 2.3% रहा है, ऑप्शन नंबर बी का 2.3%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों द्वारा मूल्यवर्धन में वृद्धि के संबंध में निम्न में से कौन आपका सही है? तो देखिए सही की बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र जो है आपका 6.7%, द्वितीय की बात करते हैं तो 6.8% और तृतीय की बात करते हैं तो आपका 13% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को कितने अध्यायों में विभाजित जो है विभाजित कर पेश किया गया है? तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? अब गलत हमको बताना है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से कोई भी नहीं है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय कितना है? तो कुल व्यय किया गया है तो आप देखेंगे तो हो जाएगा 23 मतलब 2,31,904 करोड़ रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हमारा सही क्या है? देखिए सही की बात करते हैं, कुल व्यय में स्थापना एवं कार्यार्पित व्यय का हिस्सा जो है आपका 54.7% रहा है। योजना व्यय का हिस्सा जो है आपका 45.3% रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा कुल पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यह हुआ है 20.1% होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 20.1। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व व्यय कितना था? तो यह आपको हो जाएगा 1,83,976 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय कितना था? पूंजीगत की बात करते हैं तो 47,928 करोड़ हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही क्या है? देखिए सही की बात करते हैं तो राज्य सरकार का राजस्व व्यय में पिछले वर्ष में 15.5% की वृद्धि तथा पूंजीगत व्यय में 41.4% की वृद्धि। राज्य सरकार का कुल व्यय में राजस्व व्यय 79.3 तथा पूंजीगत व्यय की बात करते हैं 20.7% था, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका दोस्तों सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने राजस्व स्रोतों से प्राप्ति हुई है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आपका 48,153 करोड़ रुपया हो जाएगा, याद रखिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए राज्य के अपने राजस्व का हिस्सा में कर समाप्त यानी 44,018 करोड़ रुपए तथा करेतर राजस्व का हिस्सा जो है आपका 4135 करोड़ था। राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कुल कर राजस्व में 23,243 करोड़ रुपए संग्रहण राज्य वस्तु एवं सेवा कर के रूप में जो है हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो है 23 का सी सही होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 से 22-23 तक राज्य के कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों से सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में योगदान लगभग कितना % रहा है? दोस्तों ये रहा है आपका 20% रहा है, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा 20% रहा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 18-19 से 22-23 तक राज्य के कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों से सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में विभिन्न क्षेत्रों के हिस्से में योगदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए फसल क्षेत्र की बात करते हैं 9.9%, पशुधन की बात करते हैं 6.6% और मत्स्य खेत एवं जल कृषि की बात करते हैं तो आपका 1.8% होगा। वानिकी एवं काष्ठ निर्माण की बात करते हैं तो आपका 1.6, यानी इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011 से
मतलब 21 से 22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत था? तो ये हो जाएगा आपका 54.2% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 54.2%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो गलत हमारा क्या है उसी को बताना है 27 का। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र जो है आपका 50.70 लाख हेक्टेयर था। वित्तीय वर्ष 22-23 में ईख का उत्पादन 214.76 लाख टन था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अंडा का उत्पादन 327.43 करोड़ टन एवं मछली का जो उत्पादन है आपका हो जाएगा 8.46 लाख टन हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य यानी हमारा सही क्या है? तो सही की बात करते हैं तो देखिए नई पर्यटन नीति 2023 से 28 अवधि के लिए जो है लागू की गई है। वर्ष 2022 में बिहार में 254.17 लाख पर्यटन आए हैं। राज्य सरकार द्वारा है ना, राज्य सरकार द्वारा पर्यटन, एक मिनट देखते हैं इसको, हम इसको फिर से पढ़ते हैं, शुरू से ही पढ़ते हैं। देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी सही हमारा क्या है? सही पूछ रहा है ना। देखिए नई पर्यटन नीति 2023 से 28 अवधि के लिए लागू किया गया है, सही है। वर्ष 2022 में बिहार में आपका 254.17 लाख पर्यटन आए हैं, सही है। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन के लिए वर्ष 2022 से 23 में बजटीय आवंटन 490 करोड़ रुपए किया गया, जो पिछले 5 वर्षों में 5.8 गुना ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा। इनमें से सभी सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के तहत बिहार में किस उद्योग के लिए चतुर्थ कृषि रोडमैप के तहत प्रोत्साहन कार्यक्रम का जो है क्रियान्वयन कर रही है? इसका उत्तर हो जाएगा गुड, जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुड। अगला है कि देखिए सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर कुल आबादी का कितना प्रतिशत था? तो ये आपका हो जाएगा 50.9%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना प्रतिशत था? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 48.7% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 48.7%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022 में पथ घनत्व में बिहार का देश के बड़े राज्यों में कौन सा स्थान है? तो देखिए इसका स्थान की बात करते हैं तो 32 का ऑप्शन नंबर सी होगा, तीसरा स्थान हो जाएगा। क्या होगा आंसर? तीसरा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में ई शासन के क्षेत्र में बिहार राज्य को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला है? तो कौन सा पुरस्कार मिला है? देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है, डिजिटल इंडिया पुरस्कार मिला है और CSI निहिलेंट ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय कौशल विकास एवं नियोजिता ई शासन पुरस्कार मिला है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हमारा सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत कितनी दर की थी? तो ये हो जाएगा 329 किलोवाट आवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिजली का उत्पादन नवीकरणीय स्रोत तथा ताप विद्युत से क्रमशः कितना प्रतिशत हुआ है? तो यह आपका हुआ है 31 तथा 69%। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 तक नवीकरणीय स्रोतों से कितना प्रतिशत बिजली पाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 35%। ऑप्शन नंबर बी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 16 से 20 में बिहार के किस जन्मकालीन जीवन संभाव्यता कितना वर्ष हो गया है? तो ये हो गया है 69.5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राज्य सरकार के कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय वित्त वर्ष 22-23 में कितना प्रतिशत हो गया है? दोस्तों ये हो गया 41.3% हो गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2005 से 6 से 22-23 के बीच राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में व्यय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए सामाजिक सेवाओं पर 13.3 गुना थी, सही है। स्वास्थ्य पर जो देखेंगे तो 11 गुना से अधिक की वृद्धि हो जाएगा और शिक्षा पर व्यय की बात करते 10 गुना वृद्धि, यानी आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन करेक्ट है।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार की कुल आबादी में बच्चों का यानी बच्चों 0 से 18 वर्ष की आबादी का हिस्सा कितना प्रतिशत था? तो ये हो जाएगा 42% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 42%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021 में देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का हिस्सा जो है कितना प्रतिशत है? दोस्तों ये हो जाएगा 16% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं इसको हम। कुल राजस्व प्राप्ति की बात करते हैं तो आपका 172,688 होगा। पूंजीगत की बात करते हैं 44,325। सकल राजकोषीय घाटा की बात करते हैं तो 44,823 और प्राथमिक की बात करते हैं 69,640। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे समृद्ध जिला के संबंध में कौन सही है? तो देखिए सही की बात करते हैं तो आपका उत्तर जो है 43 का ए हो जाएगा। पटना मुंगेर और माफ कीजिएगा पटना बेगूसराय मुंगेर, पटना बेगूसराय मुंगेर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे गरीब जिले के संबंध में कौन सा सही है? तो गरीब के मामले में देखेंगे तो आपका शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। अगला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रति 1000 व्यक्ति पेट्रोल खपत में क्रमशः सर्वाधिक एवं न्यूनतम जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा पटना बांका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा पटना बांका। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में सरकारी व्यय में विभिन्न क्षेत्र में हिस्सा यानी प्रतिशत में इसके संबंध में सत्य यानी सही हमारा क्या है? इनमें से हमारा सभी जैसे सामाजिक सेवा की बात करते 38.1% होगा, सामान्य सेवा की बात करते 24.2% होगा, आर्थिक सेवा की बात करते हैं तो आपका 17.1% होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में बिहार में स्रोत बार है ना सकल संचित क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित है? तो हो जाएगा जैसे नलकूप या फिर कुएं की बात करते 61.1, नहर की बात करते 31.01, तालाब की बात करते हैं 2.21 हो जाएगा यानी 2.2। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में चावल के उत्पादन तथा उत्पादकता में क्रमशः किस जिला का स्थान प्रथम है? तो ये हो जाएगा रोहतास दिया गया है। ठीक है। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न फसलों के उत्पादन से संबंधित शीर्ष जिला के संबंध में कौन सही सुमेलित है? तो ये हो जाएगा जैसे गेहूं रोहतास, मक्का अररिया, दलहन पटना। इनमें से सभी हमारा जो है सही ऑप्शन है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न फसलों की उत्पादकता से संबंधित शीर्ष जिला के संबंध में कौन सुमेलित यानी सही हमारा क्या है? देखिए गेहूं खगड़िया, मक्का अररिया, दलहन बेगूसराय। इनमें से सभी हमारा जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखेंगे हम सेट नंबर 22 बिहार का बजट देखेंगे हम दोस्तों, बिहार का बजट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है कि बिहार बजट 2024-25 निम्नलिखित में से किनके द्वारा बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया है? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, सम्राट चौधरी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? सम्राट चौधरी। बिहार बजट 2024-25 की सम्राट चौधरी द्वारा बिहार विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये दोस्तों प्रस्तुत किया गया था 13 फरवरी 2024 हो जाएगा। 13 फरवरी 2024 हो जाएगा। अगला है कि बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितनी धनराशि का जो है बजट पेश किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा, बजट की बात करते हैं तो हो जाएगा क्या दिया गया है आपका, लंबा संख्या में दिया गया है तो आपका हो जाएगा 2,78,725.72 करोड़ हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 का आकार पिछले वर्ष की तुलना में कितना रुपया अधिक है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16,840.32 करोड़ रुपया हो जाएगा। बिहार बजट 2024-25 का आकार पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? तो इसका आंसर क्या होगा? परसेंट में पूछ रहा है तो हो जाएगा 6.04% होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर कितना
करोड़ रुपए यानी कितना करोड़ जो है होने का अनुमान है। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों आपका 9 लाख, है ना, 9,76,514 करोड़ रुपया हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर पिछले वर्ष की तुलना में कितने % की वृद्धि हुई है? तो ये हुआ है 13.5% हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितना करोड़ रुपए प्राप्ति होने का अनुमान है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आप देखेंगे तो हो जाएगा 54,300 करोड़ रुपया आपका हो जाएगा, 54,300 करोड़ हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपया अधिक है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 45,99.95 करोड़ हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में कितना करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो ये हो जाएगा 7,325.86 करोड़ हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपया अधिक है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा 814.12 करोड़ आपका जो है सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का कुल राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा 29,095.52 करोड़ जो है आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के कुल बजट का प्रावधान कितने करोड़ रुपए का हिस्सा किया गया है? कितने करोड़ का? ठीक है, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 5,040 करोड़ हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल राजस्व है ना, कुल राजस्व व्यय कितना करोड़ जो है रुपए अनुमानित है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2,25,676.99 करोड़ जो है आपका सही उत्तर होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ जो है अधिक है? देखिए ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1,78,000 क्या लिखा है 17,828.99 करोड़ हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल पूंजीगत व्यय कितना करोड़ जो है अनुमानित है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखेंगे तो हो जाएगा 53,048.72 करोड़ हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व व्यय कुल अनुमानित व्यय कितना है, यानी कितना प्रतिशत है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 80.97% हो जाएगा, याद रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? देखिए ये हो जाएगा आपका 19.03% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये आपका है 2.98% होगा, 2.98%। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिकतम सीमा कितना प्रतिशत निर्धारित की गई है? तो ये किया गया है 3% होगा आंसर। क्या होगा आंसर? 3%। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में लोक ऋण बिहार के GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 30.51% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में लोक ऋण कितना रहने का अनुमान है? तो ये रहने का अनुमान है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2,97,908.99 करोड़ हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण कितना रहने का अनुमान है? तो देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 3,48,370.45 करोड़ होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण बिहार के GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये हो जाएगा 35.67% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां कितने करोड़ रुपए का अनुमानित है? तो ये आपको हो जाएगा 2,26,798.40 करोड़ हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुमानित कुल राजस्व प्राप्तियां कितने वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है?
तो देखिए ये आपको हो जाएगा 6% हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व बचत कितना करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। देखिए ये हो जाएगा आपका 1121.41 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व बचत जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। तो ये आपका है 0.11% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखें तो ये होगा 0.11%। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र सरकार के यानी केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्सों के रूप में कितने करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1,13,011.92 करोड़ हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय कर से प्राप्त हिस्से पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ अधिक है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 10,274.66 करोड़ हो जाएगा। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 के पीएम आवास योजना शहरी के लिए कितने करोड़ रुपए अनुमानित हैं। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 31 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2103 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। बिहार बजट 2024-25 में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कितने रुपए यानी कितने करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। तो ये किए गए हैं 640 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सस्ती बिजली सब्सिडी हेतु कितने करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 9,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 9,000। कृषि विभाग द्वारा प्रशासनिक विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में कितना करोड़ रुपया जो है आवंटित किया गया है। तो ये किया गया है 667 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 667 करोड़। समग्र शिक्षा अभियान के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका 14,596 करोड़ हो जाएगा। मनरेगा के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना करोड़ रुपए जो है आपका आवंटित किया गया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 5,092 करोड़ हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना रुपए आवंटित किया गया है। तो ये दोस्तों किया गया है 3620 हो जाएगा, 3620 करोड़ हो जाएगा। अगला हमारा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितना करोड़ रुपए जो है प्राप्त होने का अनुमान है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 52,160.60 करोड़ हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली राशि पिछले वर्ष से कितना करोड़ रुपया कम है। तो ये हो जाएगा 1,217.30 करोड़ हो जाएगा। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति में सर्वाधिक हिस्सा निम्नलिखित में से किसका है। तो ये हो जाएगा केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा होगा, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकासात्मक व्यय कुल कितना करोड़ रुपए अनुमानित है। तो कितना है दोस्तों, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1,76,866.72 करोड़ हो जाएगा। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में गैर विकासात्मक व्यय कुल कितना करोड़ अनुमानित है। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही हो जाएगा 1,00,000 क्या लिखा गया दोस्तों 1,01,859.30 करोड़ हो जाएगा। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकासात्मक व्यय कुल कितना अनुमानित व्यय का प्रतिशत है। तो ये हो जाएगा 63.46% हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में गैर विकासात्मक व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है। तो ये आपका 36.46% 54 होगा, है ना 54। बिहार बजट 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा कई प्राथमिकताएं निर्धारित हो गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकताएं शामिल हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसे नियुक्ति एवं रोजगार, महिला सशक्तिकरण, विभिन्न वर्गों का कल्याण, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र, शिक्षा प्रक्षेत्र, कृषि एवं ग्रामीण विकास, उद्योग एवं उद्यमिता विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास।
आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा कि बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितना करोड़ है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 1,00,000 करोड़ हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपया अधिक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा 14,471.44 करोड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्कीम मद से किस विभाग को सर्वाधिक बजटीय आवंटन है। तो ये आपका है शिक्षा विभाग को। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार सरकार द्वारा स्कीम मद में शिक्षा विभाग को कुल कितना रुपए जो है आवंटित किया गया है। तो ये किया गया है, ऑप्शन नंबर देखें तो ये होगा 22,200.35 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितना करोड़ रुपए का जो है बजटीय आवंटन किया गया है। तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए 2071 करोड़ रुपए आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है सेट नंबर, हम देखेंगे 23 नंबर देखेंगे, सेट नंबर 23 हम देखेंगे, सेट नंबर 23 नंबर देखेंगे। इसमें देखिए आपका लिखा गया है नेशनल इकोनॉमिक सर्वे दिया गया है आपका 23 से 24 के बीच में। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 में वित्त मंत्री द्वारा संसद में कब पेश किया गया है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, 22 जुलाई 2024 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2023-24 को वित्त मंत्री द्वारा कितने अध्यायों में बांटकर संसद में पेश किया गया है। तो ये आपका अध्याय हो जाएगा 13 अध्याय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 13 अध्याय। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो ये आपका है 6.6 से लेकर के 7% के बीच में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना % रहने का अनुमान है। तो ये आपका है 8.2% होगा, क्या होगा 8.2%। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कोविड-19 के बाद वास्तविक जीडीपी में वित्त वर्ष 2020 की तुलना में वित्त वर्ष 24 में कितना % अधिक थी। तो ये आपका हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 25 में मजबूत विकास की संभावनाएं हैं, यह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगा। तो ये निर्भर करेगा जैसे राजनीति स्थिति पर, वित्तीय बाजार पर, जलवायु संकट, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी, इनमें से सभी हमारा ऑप्शन सही है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा महंगाई में औसतन कितने % की कमी दर्ज की गई है। तो 5.4 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार आरबीआई के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2025 तथा 26 में खुदरा महंगाई क्रमशः कितने % रहने का अनुमान है। तो ये आपका है 4.5 और 4.1, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि आईएमएफ के अनुसार भारत का खुदरा मुद्रास्फीति दर वित्त वर्ष 2023-24 में कितने % रहने का अनुमान है। तो ये आपका है 4.6% होगा, ऑप्शन नंबर बी। आर्थिक समीक्षा यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा है। देखिए, आईएमएफ के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.2 रहने का अनुमान है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 और 25 में मुद्रास्फीति दर में कमी का अनुमान लगाया है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 10 का सी हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर कितना % रहने का यानी जो है % दर्ज की गई है, बेरोजगारी दर पूछ रहा है। देखिए इसका आंसर 11 का देखेंगे तो हो जाएगा 6.7% होगा, क्या होगा 6.7%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा है। देखिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में युवा बेरोजगारी दर 10% दर्ज की गई है। वर्ष 2023 के पहले 3 महीनों में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटकर 6.7% पर आने की बातें जो है सर्वेक्षण में की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जनसंख्या का कुल श्रम का बल लगभग कितना करोड़ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 56.6% हो जाएगा।
माफ कीजिएगा 56.6 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत के कुल श्रम बल का कितना परसेंट विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही है? देखिए, कृषि क्षेत्र में योगदान 45% से अधिक, निर्माण क्षेत्र में की बात करते हैं 13%, विनिर्माण की बात करते हैं 11.4 और सेवा क्षेत्र की बात करते हैं 28.9%, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी इनमें से सब सही है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में वस्तुओं का व्यापार घाटा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना था, है ना, कितना रहा है? तो ये रहा है आपका 240 अरब डॉलर, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, 240 अरब डॉलर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर हो जाएगा, जैसे भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 30.5 लाख करोड़ रुपए जो है निवेश करेगा। भारत में 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रहा है। वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा पहल से 238 गीगावाट सौर ऊर्जा और 101 गीगावाट नई पवन ऊर्जा स्थापित करके 500 गीगावाट सौर जीवाश्म बिजली उत्पादन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इनमें से सब सही उत्तर होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही की बात करते हैं। देखिए, वर्ष 2023 में देश के 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटनों का आगमन हुआ है। भारत ने पिछले साल पर्यटन में 2.3 लाख करोड़ रुपए से जो है अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित किया है और विश्व पर्यटन प्राप्तियों में देश की विदेशी मुद्रा आय का हिस्सा वर्ष 2022 में 1.58 हो गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ई कॉमर्स उद्योग वर्ष 2030 तक कितना अरब अमेरिकी डॉलर पार करने की उम्मीद है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 350 अरब डॉलर जो है सही हो जाएगा, 350 अरब डॉलर। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निजी कारपोरेट पूंजीगत व्यय कितना, है ना, वित्त वर्ष 23-24 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो यह हुआ है 19.8%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार केंद्र और राज्यों के पूंजीगत व्यय कितना, यानी वित्त वर्ष 2023-24 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो यह हुआ है आपका 22.9% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो यह आपका है दोस्तों 79 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को 79 हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल व्यय में राजस्व व्यय का कितना प्रतिशत है? तो यह आपका है 21% होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो यह होगा 21%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है? तो यह आपका है भारत एक उच्च विकास और निम्न मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार विश्व सेवा निर्यात में भारत का सेवा निर्यात का हिस्सा कितना परसेंट है? तो यह आपका है 4.3% है, ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार विश्व के दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है दूसरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार चाइना +1 स्ट्रेटजी से भारत को कैसे लाभ हो सकता है? तो लाभ की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा, चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर और चीन से आयात बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर जो है आपका 26 का ए हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु उठाए गए कदम हैं। देखिए, पर्यावरण के लिए जीवन शैली मिशन, प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, शून्य लेबलिंग कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला कि पीएम सूर्य घर योजना से कितने गीगावाट सौर कैपेसिटी जोड़ने की उम्मीद है? उत्तर हो जाएगा 30 गीगावाट जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? 30 गीगावाट। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्या है? देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार पीएम सूर्य घर योजना के संबंध में निम्न में से कौन आपका सत्य है? तो सही की बात करते हैं। देखिए, इसके तहत 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना से लगभग 17 लाख
रोजगार सृजित होगा। इस योजना के क्रियान्वयन से 720 मिलियन टन CO2 समतुल्य उत्सर्जन में कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें सभी। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मत्स्य पालन क्षेत्र में 14-15 और 22-23 के बीच स्थित मूल्य पर कितने % की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ा है? तो हो जाएगा 8.9% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 8.9% हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार देश में हर साल कितने लाख लोगों को रोजगार देने की ज़रूरत है? इसका आंसर हो जाएगा 78.5 लाख हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 24 के अंत तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में कितने DPIIT मान्यता स्टार्टअप होंगे? तो ये हो जाएगा आपका 13,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13,000 होगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2014 से 24 के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की औसत गति कितना गुना बढ़ गई है? तो ये बढ़ गया है 3 गुना। ऑप्शन नंबर बी होगा 3 गुना। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2020 तथा 24 के बीच रेलवे पर पूंजीगत व्यय में कितने % की वृद्धि हुई है? तो यह हुआ है 77%। ऑप्शन नंबर डी। वित्त वर्ष 2024 में कितने हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवन बनाए जाने की बात आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में की गई है? उत्तर हो जाएगा 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21। आगे हम देखेंगे दोस्तों, अगला हमारा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत वर्ष 2024 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से कितने % संचयी बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य जो है रखा है? इसका उत्तर हो जाएगा 50% होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 50%। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार मार्च 2024 के अंत तक कितना गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित की जाएगी? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 37 का, तो हो जाएगा 190.57 गीगावाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उजाला योजना के कारण वार्षिक ऊर्जा बचत कितना किलोवाट है? तो ये आपको हो जाएगा 48.42 मिलियन किलोवाट होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रसाद योजना के तहत कितने नए तीर्थ और विरासत स्थलों की पहचान की गई है? तो ये हो जाएगा आपका 29 जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 29। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत कितना करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 3800 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 3800 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 2016 से 24 के दौरान कितना हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र का सृजन किया गया है? देखिए इसका उत्तर देखेंगे 41 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25.80 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? सही की बात करते हैं तो भारत के पास 55 सक्रिय अंतरिक्ष यानी उपग्रह सहित परिसंपत्तियां हैं। 2.11 लाख ग्राम पंचायतों को OFC यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी 1, 2 दोनों हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार व्यापक भारत AI मिशन के लिए कितना करोड़ स्वीकृति है? तो 10,300 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10,300। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका है 5.6% होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो ये आपको हो जाएगा 2.6% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 2.6%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा 2% हो जाएगा 2%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार कर के संग्रह के रूप में प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के रूप में कितना कर क्रमशः संग्रहित किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 55 और 45। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024 में खाद्य महंगाई दर बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो यह हो गया है 7.5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा 7.5। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की
हिस्सेदारी कितना % थी, बताइएगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा 1.8% होगा। अमृतकाल की विकास रणनीति के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में निम्नलिखित क्षेत्र में किसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों ये किया गया है, जैसे देखेंगे तो निजी निवेश को बढ़ावा देना, MSME का विस्तार, विकास इंजन के रूप में कृषि, हरित संक्रमण का वित्त पोषण, शिक्षा रोजगार अंतर को पाटना, राज्यों की क्षमता निर्माता। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका इनमें से हमारा जो है सब सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे यूनियन बजट देख लेते हैं, इसमें क्या है आपका, चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के है ना, कार्यकाल का पहला बजट 2023 माफ कीजिएगा, जो आपका बजट है 23 जुलाई 2024 को संसद में किन के द्वारा जो है पेश किया गया है। तो ये पेश किया गया है निर्मला सीतारमन, ऑप्शन नंबर सी होगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोडमैप हेतु कितने मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित है। इसका उत्तर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोडमैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो ये किया गया है जैसे गरीब, युवा एवं अन्नदाता और महिला, ऑप्शन नंबर डी होगा। विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित हैं। ये आपका 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 9। निर्मला सीतारमन द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में पेश किया गया है। यह इनके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट था। तो ये हो जाएगा 7वां जो है, ऑप्शन नंबर सी होगा 7वां। अगला हमारा है कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट जो है पेश किया गया था। उत्तर हो जाएगा 48.21 लाख करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपए अधिक हैं। तो हो जाएगा आपका 3.1 लाख करोड़ हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकताएं शामिल किया गया है। तो प्राथमिकताएं की बात करते हैं। देखिए कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा और संरचना, नव प्रयत्न अनुसंधान और विकास, उसके बाद अगली पीढ़ी में सुधार। ठीक है, याद रखिएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्रकृति है ना प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1 करोड़ जो है सही हो जाएगा 1 करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्राकृतिक खेती हेतु कितनी आवश्यकता आधारित जैव आदान प्रदान है ना माफ कीजिएगा आदान संसाधन केंद्र जो है स्थापित किया जाएगा। उत्तर हो जाएगा क्या होगा दोस्तों 10,000 जो है सही उत्तर हो जाएगा 10,000 होगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है। अब देखिए सही के बारे में पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों पर जो है आत्मनिर्भरता है। किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जो है जारी किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता हेतु झींगा खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए किस माध्यम से वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा नाबार्ड जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाबार्ड। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो इसके तहत 3 वर्षों में किसानों और उनकी ज़मीन को शामिल किया जाएगा। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि में जो है काम कर रहे हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 45% हो जाएगा। क्या होगा 45%। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार देश के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है। तो ये कितना परसेंट योगदान है तो 18.1% हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपए का बजटीय प्रावधान है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 लाख करोड़ हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? 2 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 लाख करोड़ होगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कथन हमारा क्या सही है? देखिए, देश के शिक्षण संस्थाओं में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपए तक ऋण के लिए जो है वित्तीय सहायता मिलेगी। 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा। 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला, केंद्रीय बजट 2024-25 का विषय निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो ये आपका केंद्रित है रोजगार पर, कौशल पर, MSME पर और आपका मध्य वर्ग। ऑप्शन नंबर डी होगा। 1, 2, 3, 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 2024-25 में किस राज्य किया गया है? यह निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करेगा? दोस्तों, बिहार को करेगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है आपका 19 का सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि केंद्रीय बजट 2024-25 में NPS वात्सल्य की चर्चा की गई है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंध रखता है नाबालिग से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा नाबालिग होगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण जो है शुरू किया जाएगा? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा चौथा चरण जो है सही हो जाएगा। चौथा चरण ऑप्शन नंबर सी होगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा के तहत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है? तो प्रावधान की बात करते हैं तो देखिए, ऑप्शन नंबर 22 का बी हो जाएगा। हर महीने 300 यूनिट जो है मुफ्त बिजली दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क जो है कम कर दिया गया है? उत्तर हो जाएगा जैसे सोना, चांदी और प्लैटिनम। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर होगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? सही की बात करते हैं। देखिए, सोना और चांदी पर सीसा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया है। प्लैटिनम पर सीमा शुल्क घटाकर 6.4% कर दिया गया है। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट असेंबली और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 13% कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं स्थापित किया जाएगा? उत्तर हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा पूर्वोत्तर क्षेत्र। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। इसमें कुल कितने गांव शामिल होंगे? तो गांव की बात करते हैं तो हो जाएगा 63,000 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 63,000। केंद्रीय बजट 2024-25 में तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा के मौजूद 10 लाख से बढ़ाकर कितना लाख किए जाने की घोषणा की गई है? तो हो जाएगा 20 लाख जो है सही हो जाएगा 20 लाख। केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? तो देखिए, ये आपका हो जाएगा एंजल टैक्स होगा। क्या होगा आंसर? एंजल टैक्स। केंद्रीय बजट 2024-25 में विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट टैक्स की दर 40 से घटाकर कितना % कर दिया गया है? तो दोस्तों, ये कर दिया गया है 35%। ऑप्शन नंबर सी होगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में मानक कटौती प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर जो है 72,000 रुपया हो गया है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपया जो है कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का जो है बजटीय प्रावधान है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 7300 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कितने करोड़ रुपए जो है बजटीय प्रावधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 21,336 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का जो है बजटीय प्रावधान है? तो ये आपका है 86,000 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 86,000 करोड़।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत, देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मतलब निधि के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? तो ये आपका है 6 मतलब 60,000 हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में अमृत मिशन के लिए कितना करोड़ रुपए जो है आवंटन है? तो ये आपका है 8,000 करोड़ होगा। क्या होगा? 8,000 करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रमुख मंदों के लिए व्यय से संबंधित सूची को सुमेलित कीजिए, प्रमुख पद और व्यय रुपए में। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, जिससे रक्षा की बात करते हैं तो देखिए रक्षा आपका हो जाएगा पी में चला जाएगा 4,54,773 और ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो 2,65,808। कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप की बात करते हैं कार्यकलाप तो हो जाएगा आपका 1,51,851 और शिक्षा की बात करते हैं तो आपका 1,25,638। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। और ये भी देखिए मिलाना है प्रमुख स्कीम और आवंटन रुपए, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे अनुसंधान और विकास परियोजना की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1,200 होगा। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2,228। सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण ये हो जाएगा आपका 69,300 और सौर ऊर्जा ग्रिड की बात करते हैं तो आपका 10,000। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्तियां कितना अनुमानित हैं? तो ये आपका है 3,12,000 एक सेकेंड 31 लाख है ना 31,02,900 एक सेकेंड यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है पढ़ने में, इसको फिर से देख लेते हैं। आपका यहाँ पर है कि 3,01,00,000 है ना 3,12,09,200 हाँ ठीक आ गया। देखिए 31 करोड़ है ना 31,02,09,200 ठीक है। तो आप एक बार सुधार कर लीजिएगा अगर कहीं मिस्टेक भी हुआ होगा तो। अगला है केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत प्राप्ति कितना अनुमानित है? तो कितना अनुमानित है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा 16,91,312 होगा। केंद्रीय बजट जैसे आप देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से अगर लिखा होता है थोड़ा सा आसानी होता है पढ़ने में। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा तो ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या लिखा गया है आपका दोस्तों 2,2,4,6 एक साथ लिखा गया है ठीक है। इसमें देखेंगे तो आपका हो जाएगा 1 करोड़ है ना मतलब 16 करोड़ 1,03,312 इस तरीके से पढ़ सकते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा ठीक है 4,50,372 करोड़ हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजस्व घाटा का अनुमान कितना है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5,80,201 करोड़ हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्रभावी राजस्व घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 1,89,423 करोड़ होगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा है ना। तो ये आपका दोस्तों देखेंगे तो हो जाएगा 37,09,401 करोड़ हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय कितना है? तो पूंजीगत की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों भी हो जाएगा, याद रखिएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? तो सही की बात करते हैं तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% अनुमानित है। राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4% अनुमानित है। प्रभावी घाटा जीडीपी का 0.6% अनुमानित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार की विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट 2024-25 के तहत कितनी धनराशि की घोषणा की गई है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका क्या होगा, ये होगा 59,409 करोड़ सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आपका सही यानी सत्य है? देखिए बिहार में 4 सड़क एक्सप्रेसवे तथा पुल परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। बिहार में बिजली परियोजनाओं के लिए
21,400 करोड़ रुपए जो है बजटीय प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 48 का सी सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कॉरिडोर शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, कोसी मेंची लिंक परियोजना लिंक कॉरिडोर देखिए इसमें शामिल नहीं है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सत्य हमारा क्या है उसी को बताना है। देखिए, बिहार में नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए का जो है बजटीय प्रावधान है। अगला कि पीरपेंती भागलपुर में बिजली पावर पॉइंट है ना, मतलब पावर प्लांट 2400 मेगावाट बनेगा। इसमें जो है 800 से 800 मेगावाट की 3 यूनिट होगा, 800। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक केंद्र का मुख्यालय गया में बनेगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर बिहार में विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। अब देखेंगे हम दोस्तों आपका 25 नंबर देखेंगे, सेट नंबर 25। देखिए, बिहार एंड इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट हम देखेंगे 2021 का। चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है? देखिए, पहला प्रश्न है कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 श्रृंखला की कौन सी रिपोर्ट है? ये कौन सी रिपोर्ट है? तो आपको 17वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को 17वां। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा बिहार वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पर जो है जारी किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रति 2 वर्ष पे। क्या होगा आंसर? प्रति 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के लिए किस उपग्रह का जो है प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रिसोर्ट है ना, रिसोर्ट सेट 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण किलोमीटर स्क्वायर में पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा आपका 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 2019 की वन रिपोर्ट के तुलना में 2021 में कुल कितना वनावरण वृद्धि जो है दर्ज की गई है? तो दोस्तों ये किया गया है आपको 75 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये कितना परसेंट है? तो आपको देखिए 7.8% है ना, 7.84% होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 7.84%। 2019 की वन रिपोर्ट के तुलना में 2021 में कुल कितना वनावरण प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये दर्ज किया गया है 1.03% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 1.03%। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में बहुत घने वन का क्षेत्रफल है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 333 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा 333 किलोमीटर स्क्वायर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में मध्यम रूप से घने वन का क्षेत्रफल कितना है? मध्यम रूप से देखिए 3286 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा 3286। आगे बढ़ते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में खुला वन का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए हो जाएगा 3762 किलोमीटर स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 2019 की वन रिपोर्ट यानी वन स्थिति रिपोर्ट के तुलना में 2021 में बिहार में किस प्रकार की वनों में कोई वृद्धि जो है दर्ज नहीं की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुत घना वन। क्या होगा? बहुत घना वन होगा, ऑप्शन नंबर ए। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला जिला क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम क्या है? अवरोही की बात करते हैं, देखिए कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण वाला जिला क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में है। तो बढ़ते क्रम की बात करते हैं तो आपका शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा कैमूर जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कैमूर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सबसे कम, तो ये आपको हो जाएगा शेखपुरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा शेखपुरा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? तो वृद्धि की बात करते हैं तो आपका बांका होगा, ऑप्शन नंबर सी। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण में नुकसान बिहार के किस जिले में हुआ है? तो ये हुआ है आपका कैमूर में, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैमूर में हुआ है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर पर जो है वृक्षावरण हुआ है? तो ये हुआ है 2341 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा।
वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका है 2.48% होगा, 2.48%। 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कुल कितना क्षेत्रफल पर वृक्षावरण में वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये आपका हुआ है 338 किलोमीटर स्क्वायर होगा, 338 किलोमीटर स्क्वायर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक बहुत घने वन हैं? सर्वाधिक की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम चंपारण जो है सही होगा, पश्चिम चंपारण। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक खुला वन है? सर्वाधिक, तो ये आपका कैमूर जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कैमूर। 2021 के वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल वनावरण तथा वृक्षावरण का क्षेत्रफल है, तो ये आपका है 9722 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2021 के वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण का प्रतिशत राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका है 10.32 हो जाएगा, 10.32। आगे बढ़ते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण तथा वृक्षावरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 413 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 413 किलोमीटर स्क्वायर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण कितना है ना, भारत का जो वनावरण है क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है, तो आप देखेंगे तो हो जाएगा 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका है 21.71 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में भारत में वनावरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये हुआ है आपका 1540 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1540। 2019 की वन रिपोर्ट के तुलना में 2021 में वनावरण में कुल कितना प्रतिशत जो है वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये किया गया है 0.22% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण है, भारत में कुल वृक्षावरण है, तो देखिए आपको हो जाएगा 95 मतलब 95,748 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 2.91 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2.91। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में भारत में वृक्षावरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 721 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल कितने प्रतिशत मतलब कितने क्षेत्रफल का जो है अनावरण दोस्तों जो है वनावरण तथा वृक्षावरण है? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे 33 का तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वनावरण तथा वृक्षावरण है? याद रखिएगा 24.62% हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य यानी क्षेत्रफल के अनुसार है, तो देखिए ये आपको देगा मध्य प्रदेश जो है सही होगा, मध्य प्रदेश। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वनावरण वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा हरियाणा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्रशासित प्रदेश का वनावरण प्रतिशत सर्वाधिक है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लक्षद्वीप। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा मिजोरम जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा मिजोरम। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका है आंध्र प्रदेश है, क्या होगा आंध्र प्रदेश। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण का नुकसान सर्वाधिक हुआ है? तो ये आपका हुआ है अरुणाचल प्रदेश में होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अरुणाचल में क्या होगा अरुणाचल प्रदेश। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बहुत घने वन मतलब VDF होगा VDF।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक खुले वन हैं? सर्वाधिक खुले वन, तो ये आपका है एमपी, मध्य प्रदेश। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन हैं, तो ये आपका है 4992 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, याद रखिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका है 0.15% होगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन में पिछले रिपोर्ट की तुलना में कितना वृद्धि जो है दर्ज किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा 17 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका है पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर सी होगा पश्चिम बंगाल। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि किस राज्य में हुई है? तो यह आपका हुआ है उड़ीसा में होगा। क्या होगा आंसर? उड़ीसा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक कितना होने का अनुमान है? तो देखिए 7204 मिलियन टन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है दोस्तों 49 का क्या दिया है देख लेते हैं। 49 का दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा आप। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले रिपोर्ट की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में कितना वृद्धि जो है दर्ज किया गया है? कितना वृद्धि जो है दोस्तों आपको दर्ज किया गया है? 50 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा 79.4 मिलियन है ना, 4 मिलियन टन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम सेट नंबर 26 नंबर देखेंगे, बिहार जाति आधारित गणना देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम अच्छे तरीके से। बिहार सरकार ने कब बिहार में जाति आधारित गणना 2022 कराने हेतु जो है सूचना जो है जारी किया है? इसका आंसर देखेंगे दोस्तों तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 जून 2022 होगा, 6 जून 2022। बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना 2022 को पूर्ण कराए जाने हेतु किस विभाग को कार्य सौंपा है? इसका उत्तर हो जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग होगा ना, सामान्य प्रशासन विभाग। बिहार में जाति आधारित गणना 2022 के पहले चरण की शुरुआत कब से हुई है? तो ये आपका हुआ है 7 जनवरी 2023, 7 जनवरी 2023। जाति आधारित गणना हेतु राज्य में दूसरे चरण की शुरुआत कब की गई है? तो ये किया गया है 15 है ना, 15 अप्रैल 2023 होगा, 15 अप्रैल 2023। बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना 2022 के आंकड़ों को कुल कितने चरणों में एकत्रित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। जाति गणना के दौरान किस चरण में राज्य के नागरिकों के घरों को है ना, घरों की संख्या जो है दर्ज की गई है? उत्तर हो जाएगा प्रथम चरण जो है सही हो जाएगा, प्रथम चरण। किस चरण में राज्य के नागरिकों को जातियों, उपजातियों एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति को एकत्रित किया गया है? उत्तर हो जाएगा द्वितीय चरण जो है सही हो जाएगा, द्वितीय चरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 के प्रथम चरण में कुल कितने प्रश्न जो है पूछे गए हैं? तो कुल कितने प्रश्न दोस्तों आपके पूछे गए हैं बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 17। अगला कि बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना 2022 के आंकड़ों को कब जो है प्रकाशित किया गया था? दोस्तों ये जो है प्रकाशित किया गया था 2 अक्टूबर 2023 होगा, 2 अक्टूबर 2023। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार कुल आबादी कितना है? कुल आबादी की बात करते हैं तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, याद रखिएगा। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस वर्ग की आबादी जो है सर्वाधिक है? तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी परसेंट में कितना है? तो 36.01% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार राज्य के किस जाति की संख्या जो है सर्वाधिक है? तो आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, यादव की जो है सर्वाधिक जाति है। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति का प्रतिशत क्या है? तो ये आपको हो जाएगा 19.65 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के आंकड़ों के अनुसार
सामान्य वर्ग के किस जाति की संख्या जो है सर्वाधिक है? इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण जो है सही हो जाएगा, ब्राह्मण ऑप्शन नंबर सी। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार राज्य में अनारक्षित सामान्य वर्ग का जो है प्रतिशत क्या है? उत्तर हो जाएगा 15.20 हो जाएगा। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार राज्य में पिछड़ा वर्ग का जो है प्रतिशत क्या है? उत्तर हो जाएगा 36.01% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को 36.01%। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार राज्य में हिंदू है ना, हिंदू आबादी का प्रतिशत क्या है? हिंदू आबादी की बात करते हैं तो ये आपका 81.19% होगा, 81.19%। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के आंकड़ों के अनुसार राज्यों में विभिन्न धर्मों के आबादी का सही क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार राज्य की कितनी आबादी के पास जो है सरकारी नौकरी है? तो हो जाएगा 2.2% बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। किस देश है ना, किस वर्ष देश में पहली बार जाति आधारित गणना जो है कराई गई है? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हो जाएगा 1941 जो है सही होगा, 1941। तो आप देखिए जाति गणना में देखेंगे तो आपका कैसी क्वेश्चन दिया गया है। तो इसके आगे हमारा क्या है देख लेते हैं। बिहार सेंसस दिया गया है, ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये आपका सेट नंबर 27 है, इसको भी देख लेते हैं अच्छे तरीके से हम। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करोड़ों में दिया गया है, करीबन 10 करोड़ 40 लाख 10 करोड़ 40 लाख 99,452, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखें तो ये हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है? तो ये आपका है 6.8% है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का देश में स्थान क्या है? तो देखेंगे तो हो जाएगा तीसरा स्थान आता है, ऑप्शन नंबर सी होगा तीसरा। बिहार की शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? क्रमशः पूछ रहा है, 11.3 और 88.7 होगा। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का स्थान क्या है? तो ये आपका 12वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 12वां। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला यानी अवरोही क्रम में बताना है। देखिए आपका पटना, फिर पूर्वी चंपारण, उसके बाद आपका मुजफ्फरपुर होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बढ़ते क्रम में बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा शेखपुरा, शिवहर, अरवल होगा, शेखपुरा, शिवहर, अरवल। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो यह आपका है मधेपुरा है, क्या होगा आंसर? मधेपुरा। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? कि आपका अरवल जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा? अरवल। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते हैं तो सही आंसर क्या होगा? आपका गोपालगंज जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा? गोपालगंज। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? देखिए न्यूनतम की बात करते हैं तो आपका मुंगेर है, क्या होगा आंसर? मुंगेर। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? शिशु लिंगानुपात वाला, तो आपका किशनगंज जो है सही हो जाएगा, किशनगंज, ऑप्शन नंबर सी होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम, तो ये आपको हो जाएगा वैशाली हो जाएगा, क्या होगा? वैशाली। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जनसंख्या घनत्व, तो ये आपका शिवहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, शिवहर। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कैमूर जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, कैमूर। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? देखिए बिहार का लिंगानुपात देखेंगे तो हो जाएगा 918 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 918। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात क्या है? शिशु की बात करते हैं तो आपका 935 है, क्या होगा आंसर? 935। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह आपको हो जाएगा 1006 हो जाएगा, क्या होगा? 1006। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला का साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा रोहतास जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, रोहतास। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला का जो आपका साक्षरता दर है वो आपका न्यूनतम है? तो ये आपका पूर्णिया जो है आपका न्यूनतम है, ऑप्शन नंबर बी होगा, पूर्णिया।
2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर क्या है ना, साक्षरता दर। तो देखिए साक्षरता दर की बात करते हैं तो ये आपका 61.8% होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अवरोही क्रम में बताना है। देखिए आपका रोहतास, पटना, भोजपुर, रोहतास, पटना, भोजपुर। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का पुरुष साक्षरता दर क्या है, पुरुष साक्षरता दर, ये जो आपका साक्षरता दर है 71.2% होगा, 71.2। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष तथा महिला का साक्षरता दर क्रमशः किस जिला का है, तो ये हो जाएगा रोहतास, रोहतास दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का महिला साक्षरता दर कितना है, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 25 का आपका 51.2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष तथा महिला साक्षरता दर वाला जिला क्रमशः कौन सा है, तो आपका पूर्णिया, सहरसा, पूर्णिया, सहरसा, ऑप्शन नंबर बी। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर कितना है, तो देखिए आपको हो जाएगा 59.8 होगा, 59.8, ऑप्शन नंबर ए। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शहरी साक्षरता दर कितना है, शहरी, तो ये हो जाएगा 76.9 होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों ये हो जाएगा रोहतास, जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोहतास। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा पूर्णिया, जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्णिया। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला कौन सा है, इसका आंसर क्या होगा 31 का, देखिए आपका कैमूर जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, कैमूर। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाला जिला आपका कौन सा है, तो देखिए ये आपको हो जाएगा शिवहर, जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, शिवहर। 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दौरान बिहार का 10 की वृद्धि क्या है, तो ये हो जाएगा 25.42 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला यानी अवरोही क्रम में क्या है, देखिए आपको हो जाएगा मधेपुरा, किशनगंज और अररिया होगा, मधेपुरा, किशनगंज और अररिया। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला जिला यानी बढ़ते क्रम में बताना है, तो देखिए आपका अरवल होगा, गोपालगंज और आपका दरभंगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला आपका कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा गया, शिवहर होगा, क्या होगा, गया, शिवहर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला क्रमशः कौन सा है, तो ये आपका गया, किशनगंज होगा, क्या हो, गया, किशनगंज। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, तो ये आपका है 15 है ना, 15.91 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति लगभग वाला है ना जनसंख्या वाला जिला आपका कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, है ना, पश्चिमी चंपारण और आपका शिवहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका है पश्चिम चंपारण और खगड़िया है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा 1.3% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 1.3%। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 1। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कितना ऐसा जिला है जिसका साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता से आपका अधिक है, तो ये आपको हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या यानी आरोही क्रम में किस धर्म की है, देखिए आपका हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिखाई, इस माफ कीजिएगा, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख। 2011 के जनगणना के अनुसार संथाल जनजाति के लोग बिहार के किस जिला में मुख्यतः निवास करती है, तो ये करती है उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना, 45 का देखेंगे तो हो जाएगा, जिससे आपका पूर्णिया, सहरसा और आपका भागलपुर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार मुंडा जनजाति के लोग बिहार किस जिला में निवास करती है,
दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए रोहतास और बक्सर होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कितना ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से सभी राज्यों में बिहार का स्थान क्या है? तो अंतिम से प्रथम हो जाएगा, यानी नीचे से पहला पूछ रहा है, मतलब बता रहा है। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या तथा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला क्रमशः कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा शिवहर समस्तीपुर, शिवहर समस्तीपुर। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या तथा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला क्रमशः कौन सा है? तो पटना और पटना है ना, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम जो सेट देखेंगे दोस्तों, हम सेट नंबर जो है 28 देखेंगे और इसमें आपका है कि लोकसभा आम चुनाव 2024 बिहार के संदर्भ में हम इसको देखेंगे। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों हम। देखिए पहला प्रश्न है कि चुनाव आयोग द्वारा बिहार में कुल कितने चरणों में लोकसभा चुनाव 2024 जो है संपन्न कराया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 चरण में है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7 चरण में। बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो बिहार में अगर हम लोकसभा की सीटों की बात करते हैं दोस्तों तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 40 जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? 40 हो जाएगा। बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या आरक्षित है कितना? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 हो जाएगा है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। प्रथम चरण में राज्यों में कुल कितने सीटों पर जो है चुनाव कराया गया है? तो कुल कितने सीटों पर चुनाव कराया गया है चुनाव? तो आपको होगा 4 सीटों पर। 7वें एवं अंतिम चरण में राज्य में कुल कितनी सीटों पर जो है चुनाव कराया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 चरण में होगा। क्या होगा आंसर? 8 चरण में, याद रखिएगा। अगला है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इंडिया गठबंधन द्वारा बिहार की कुल कितनी सीटों पर महिला उम्मीदवार जो है बनाया गया है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा 6 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एनडीए गठबंधन द्वारा राज्य के कुल कितने सीटों पर महिला उम्मीदवार जो है बनाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 है ना, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 4। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एनडीए गठबंधन के कुल कितनी सीटों पर जो है जीत हासिल हुई है? तो ये आपका जीत हासिल हुआ है 30, ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा 30। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इंडिया गठबंधन को कुल कितनी सीटों पर जो है जीत हासिल हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा 9। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बिहार के किस सीटें से निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पूर्णिया जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूर्णिया। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बिहार लोकसभा क्षेत्र में किस सीट से राज्य के सभी बुजुर्ग प्रत्याशी श्री जीतन राम मांझी ने जीत हासिल किया है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गया लोकसभा क्षेत्र होगा। क्या होगा आंसर? गया लोकसभा क्षेत्र हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बिहार लोकसभा क्षेत्र के किस सीट से राज्य के सबसे युवा प्रत्याशी जो कि सांभवी ने जीत हासिल की है? सांभवी ने, तो ये हो जाएगा समस्ती लोकसभा क्षेत्र होगा है ना, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र। बिहार लोकसभा के लिए बिहार लोकसभा के सीट से एनडीए प्रत्याशी राजभूषण निषाद ने सर्वाधिक अंतर वोट जो है जीत हासिल किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या होगा? मुजफ्फरपुर हो जाएगा। बिहार लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सबसे कम अंतर वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजीव प्रताप रूढ़ी है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान देश में आदर्श आचार संहिता की घोषणा कब की गई थी? दोस्तों ये आप देखेंगे तो किया गया था आपका 16 मार्च 2024 हो जाएगा, 16 मार्च 2024। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बिहार में कुल कितने सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा 8 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 8। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों में बिहार से कुल कितनी महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है? तो जीत की बात करते हैं तो आपका 5 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। तो इसमें देखिए आपका 17 ही प्रश्न दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे आपका प्रीवियस ईयर हमारे यहाँ से जो है क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं बीपीएससी 69वीं प्रीवियस ईयर पेपर, ये आपको जो है 29/9/2023 को, माफ कीजिएगा 30/9/23 को जो है पेपर आपका हुआ है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से, क्या है इसका। देखिए पहला हमारा कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान जो है शुरू हुआ है। तो ये आपका हुआ है कर्नाट राजवंश होगा। क्या होगा? कर्नाट राजवंश। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, है ना, बंगाल प्रेसिडेंसी से आपका अलग हुआ था। तो देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा आपका 1912 जो है सही होगा, 1912। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजीनी क्या है, ये सब देखिए प्रश्न पूछा गया है। बिहार में सुजीनी क्या है? तो एक प्रकार की कढ़ाई होगा। क्या होगा? एक प्रकार की कढ़ाई, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गलत हमारा क्या है? गलती के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए आपका यह बिहार के वर्तमान बांका जिला में तो स्थित था, गलत हो जाएगा। और इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने किया था, भी गलत हो जाएगा। जो सही उसको पढ़ लेते हैं। देखिए बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य पिछड़ा भी जो है विषय भी जो है पढ़ाए जाते थे। तो आपका जो है गलत पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है? तो सही उत्तर बताना है दोस्तों। तो देखिए आपको हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा जमुई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जमुई। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है गंडक हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंडक। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा देखेंगे तो आपका मिलान करके बताना है। बिहार के भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान करके बताना है। तो सही हमको बताना है 8 का। देखिए झारवाड़ चट्टान प्रणाली की बात करते हैं तो सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। विंध्यन चट्टान प्रणाली की बात करते हैं, विंध्यन, तो ये आपको हो जाएगा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वाटाजाइट और सैल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। और क्वाटरनई चट्टान प्रणाली की बात करते हैं तो हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है। और तृतीय चट्टान प्रणाली की बात करते हैं तो पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है। तो ऑप्शन जो है आपका डी होगा। 3 4 1 2। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि कोसी मैदान की, है ना, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत दूरी है या फिर औसत ऊंचाई है? औसत ऊंचाई, तो ये आपका 30 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 30 मीटर। बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका आंसर जो है स्टार मार्क बना कर दिया गया है, इसका आंसर जो है क्लियर नहीं किया गया है। 1937 से 38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा जो है आपका आयोजित किया गया था? बर्खास्त आंदोलन, तो ये आपको देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना जो है कारखाना स्थापित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1632 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 1632। सन 1992 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से जो है भाग लिया था? उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर दिया, उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जो है जान बचाई थी? तो आप सभी को पता ही होगा बतख मियाँ, ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और ये आपका फेवरेट प्रश्न है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की घोषणा किया है? उत्तर हो जाएगा, ये देखिए स्टार बना के दोस्तों दिया गया है, डाउट में है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा है आपका आखिरी आपका टेस्ट है इस वीडियो का। दोस्तों ये देखेंगे तो आपका बीपीएससी 68 आपका बीपीएससी प्रीवियस ईयर का पेपर है और ये आपका सेट नंबर 30 मतलब सेट नंबर आपका 30 है, ठीक है। क्योंकि आपको बता दें कि एक वीडियो में जो है हम 1 से लेकर के जो है आपका 10 प्रैक्टिस सेट हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। 2 और आपका वीडियो आएगा और ये किताब जो है पूरा समाप्त हो जाएगा। तो मेहनत कर रहे हैं आप सभी लोग के लिए, तो आप उस चीज़ को फ़ायदा उठाइए, उसका लाभ उठाइए। और ये आपका जो पेपर हुआ था आपका 12 फरवरी 2023 को पेपर हुआ था, इसी को अब हम देखेंगे। इसमें करीबन 30 क्वेश्चन आपका दिया गया है,
पूरा क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन का लेवल क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि पहला तैरता हुआ और ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है। यह आपका बनाया गया है दोस्तों कदीराबाद दरभंगा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा कदीराबाद दरभंगा में। वर्ष 2019 से 20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है ना, सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिवहर का है दोस्तों, शिवहर का सबसे कम है, ऑप्शन नंबर सी होगा। वर्ष 2020 से 21 के लिए नीति आयोग HDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है। बिहार राज्य का स्कोर की बात करते हैं तो आपका 100 में से आपका 52 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग से जो है सम्मानित किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा मिथिला मखाना होगा, आंसर क्या होगा, मिथिला मखाना। निम्नलिखित में से किसे 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। इसका उत्तर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ई हो जाएगा। इनमें से दोस्तों जो है आपका कोई नहीं होगा, क्या होगा, इसका आंसर जो है आपका आयोग जो है आपका ई दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला है कि बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में डैश रैंक हासिल किया है। तो इसका भी आंसर देखेंगे तो आपका ओपिक में से कोई नहीं दिया गया है, आंसर आपका जो है ई हो जाएगा। अगला है कि 26 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन स्थान यानी किस स्थान पर किया गया था। तो ये किया गया था बोधगया में, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, बोधगया में। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरी है ना शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर डैश प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में डैश % हुआ है। तो ये आपको हो जाएगा 11.3 था और आपका 15.3 हो गया है। कोपेन के वर्गीकरण की योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा CWG, क्या होगा, CWG। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ओपिक में से एक से अधिक जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर से रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है, अंतिम रेलवे स्टेशन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्मापाली रेलवे स्टेशन होगा, क्या होगा, अम्मापाली रेलवे स्टेशन। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा क्या है उसी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ई होगा, ओपिक में से कोई नहीं होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ओपिक में से कोई नहीं। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है। तो ये बनती है मोहाना और लीलाजन नदी, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है, चाय बागानों की। तो ये आपका हो जाएगा ठाकुरगंज होगा, क्या होगा, ठाकुरगंज, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 1 से 11 के अनुसार सही क्रम क्या है। तो देखिए सही क्रम की बात करते हैं तो हो जाएगा सीवान, किशनगंज और मधेपुरा। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनाज आधारित उद्योग हो, क्या होगा, अनाज आधारित उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। अधिकतर है ना अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है। तो ये आपको इसका आंसर देखिए डाउट में है, स्टार बना के आयोग दिया है, ठीक है, आंसर की में स्टार बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 26 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में से बढ़कर है ना डैश से बढ़कर 22 से 20 में डैश हो गया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा है ना 1062 से लेकर के 190 हो गया है। आगे हमारा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 20 से 21 में है ना 21-22 के अनुसार 20 से 21 में बिहार के सफल राज्य घरेलू उत्पाद है ना घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही है। तो ये रहा है आपका 2.5%, ऑप्शन नंबर बी होगा 2.5%। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है
सही उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? दोस्तों ये जो आपका स्वराज दल है इसका स्थापना किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा राजनीति कैदियों को छोड़ने के कारण, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा बतख मियां। ये भी देखिए आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? उत्तर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद होगा आंसर। क्या होगा? स्वामी विद्यानंद। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस साम्राज्य यानी किस समाज द्वारा जो है किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा सिस्टर्स ऑफ द अपोस्टोलिक कॉर्मेल होगा। अगला है कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा शेर खान होगा। क्या होगा? शेर खान, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा जो है स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था धर्मपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धर्मपाल। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? दोस्तों बिहार के राज्यपाल की बात करते हैं तो ये हैं सर जेम्स डेविल शिफ्टन, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस, है ना, रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? तो ये आपके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो ये आपका है पादरी की हवेली होगा। क्या होगा? पादरी की हवेली। आखिरी प्रश्न है कि दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचई नाम अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के निम्नलिखित शहर में हुआ था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा भागलपुर में हुआ था। क्या होगा? भागलपुर में। अब दोस्तों हम देखेंगे आपका 4th वीडियो आएगा, हम सेट नंबर 31 से लेकर के जो है 40 तक देखने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग वीडियो को देख पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।